बांग्लादेश आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सियासत, गुस्सा और डर तीनों एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं। चुनाव सिर पर है, लेकिन माहौल किसी जश्न का नहीं बल्कि मातम और बेचैनी का है। वजह एक नाम, शरीफ उस्मान हादी, एक युवा नेता जिसकी मौत ने पूरे मुल्क की धड़कनें तेज कर दी है। ढाका की सड़कों पर जलते टायर, हवा में गूंजते नारे और आंखों में सवाल, क्या यही है लोकतंत्र की तैयारी? शनिवार को जब शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा ढाका के संसद भवन के साउथ प्लाजा में अदा की गई, तो सिर्फ एक आखिरी विदाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे दौर का आईना था। शनिवार दोपहर 2 बजे कड़े सुरक्षा इंतजाम, ड्रोन पर पाबंदी, लोगों से अपील की कि कोई बैग न लाए, हर चीज बता रही है कि हालात कितने नाजुक थे। जनाजे में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मौजूदगी और फिर राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के मकबरे के पास हादी की दफन, ये सब प्रतीक है, लेकिन इनके पीछे छुपा दर्द और गुस्सा कई ज्यादा बड़ा है। हादी का पार्थिव शरीर जब सिंगापुर से ढाका पहुंचा तो वो पल भी भारी था। ताबूत राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ, एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा और बाहर उमड़ती भीड़। जैसे ही ये खबर फैली कि जिस युवा नेता ने बदलाव की बात की थी वो अब नहीं रहा, सड़कों पर उबाल आ गया, विरोध शुरू हुआ, नारे लगने लगे और फिर वही तस्वीरें सामने आई जो किसी भी लोकतंत्र को डराने के लिए काफी है। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा। इस गुस्से की आंच सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रही। मीडिया दफ्तरों पर हमले हुए, पत्रकारों को पीटा गया, कैमरे तोड़े गए। 4-4 घंटे तक आग में फंसे लोग, बाहर खड़ी फायर ब्रिगेड, लेकिन रास्ते बंद। सवाल यही उठता है कि अगर सच दिखाने वालों की आवाज दबाई जाएगी तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, ये उस हक पर हमला था जो सवाल पूछने की आजादी देता है। अब जरा उस चेहरे को समझिए जिसकी मौत ने ये सब खड़ा कर दिया। सिर्फ 32 साल की उम्र, ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई, मदरसे की तालीम पर किताबों से गहरा रिश्ता। शरीफ उस्मान हादी कोई बड़े घराने से नहीं आए थे, लेकिन उनके विचारों ने उन्हें बड़ा बना दिया। जुलाई के आंदोलन में उनकी मौजूदगी ने उन्हें युवाओं की आवाज बना दिया। वो सिस्टम से सवाल करते थे, सत्ता से जवाब मांगते थे और नई राजनीति की बात करते थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। 2026 के आम चुनावों से पहले उन्होंने ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने का ऐलान किया। प्रचार शुरू हुआ और तभी पुराना पलटन, इलाके में गोलियां चली, सिर में गोली, अस्पतालों के चक्कर, लाइफ सपोर्ट और फिर सिंगापुर तक इलाज। 6 दिन तक उम्मीदें टिकी रही, लेकिन आखिरकार वो खबर आई जिसने देश को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेता की हत्या थी या एक चेतावनी थी, जो अलग बोलेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। हादी की मौत के बाद हालात और उलझते चले गए। भारतीय राजनयिक ठिकानों पर हमले हुए, 4 ठिकाने बंद करने पड़े। ढाका में बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश की तैनाती बढ़ा दी गई। इंकलाब मंच ने शांति की अपील की, छात्रों से संयम रखने को कहा, लेकिन सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब ये बता रहा है कि भावनाएं काबू में नहीं है। इसी बीच सियासी बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बांग्लादेश में कुछ हलकों से यहाँ तक कहा जाने लगा कि देश अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और 7 राज्यों को कब्जाने जैसी बातों पर भी सोच रहा है। ये बयान चाहे सियासी दबाव बनाने के लिए हो या भावनात्मक उकसावे के लिए, लेकिन ऐसे वक्त में ये बातें डर को और गहरा कर देती हैं। आज बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ हिंसा। एक तरफ लोकतंत्र की बातें हैं और दूसरी तरफ मीडिया पर हमले और असहमति से डर। सवाल बहुत सीधे हैं, क्या ये हिंसा चुनावों को प्रभावित करेगी? क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह गया है? और क्या सच बोलने की कीमत अब जान से चुकानी पड़ेगी? इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि एक युवा नेता की मौत ने देश को और ज्यादा बांट दिया है। गुस्सा इंसाफ नहीं दिलाता, आग सच्चाई नहीं जला सकती और डर लोकतंत्र की नींव नहीं बन सकता। इंसाफ आएगा जवाबदेही से, शांति आएगी संवाद से और भविष्य बनेगा तब जब सवाल पूछने वालों को दुश्मन नहीं समझा जाएगा। बांग्लादेश के लिए ये वक्त इम्तिहान का है, या तो वो इस दर्द से सबक लेकर आगे बढ़ेगा या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा।